थ्योरम रहेगा आप लोगों का रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन satisfy लाप्लास इक्वेशन। ये मैंने बताया आप लोगों को ना, यही आपको बताया था कल नोट में कि जो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल कोई एनालिटिक फंक्शन है तो एनालिटिक फंक्शन कैसा होगा, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन होगा। और कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन उसका जो रियल पार्ट है मतलब u और जो इमेजिनरी पार्ट से मतलब v, दोनों क्या सेटिस्फाई करेंगे, लाप्लास इक्वेशन, है ना। देखो u लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा मतलब आपको ये दिखाना है del 2 u इक्वल टू 0, यही लाप्लास इक्वेशन होता है। फिजिक्स में del 2 फाई करके आपने पोटेंशियल के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। अगर v लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है इसका मतलब del 2 v इक्वल टू 0। बहुत ही सीधा सा कॉन्सेप्ट है, बात समझ में आ रही है। अच्छा, इस del 2 u का मतलब डेवा 2 अपान डेवा x2 और प्लस डेवा 2 u अपान डेवा y2 और आपका u इक्वल टू 0। मतलब u को 2 बार विथ रेस्पेक्ट टू x पार्शियली और u को ही 2 बार विथ रेस्पेक्ट टू y पार्शियली आप डिफरेंशिएट करके जोड़ देंगे, 0 आ गया, मतलब del 2 u इक्वल टू 0 हो गया, मतलब लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई। इसका मतलब यह हो गया कि u क्या हो गया, हार्मोनिक, तो बोलते हैं u हार्मोनिक, ठीक है ना। उसी तरह से v का del 2 v का मतलब डेवा 2 में मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ, डेवा 2 v अपान डेवा x2 प्लस डेवा 2 v अपान डेवा y2 इक्वल टू 0। यह बात समझ में आ रहा है। तो आपका जो क्वेश्चन है ना, थ्योरम यही कह रहा है कि अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है, अगर कोई फंक्शन क्या है, एनालिटिक है, तो वह इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब उसका जो रियल पार्ट u, इमेजिनरी पार्ट जो भी होगा वो क्या करेंगे, लाप्लास इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, मीन्स वो दोनों हार्मोनिक होंगे। तो मैंने बोला था कि यही कॉन्सेप्ट ना कंपटीशन में यही कॉन्सेप्ट लोग यूज करते हैं जम के, ठीक है। क्योंकि कंपटीशन में जब कोई ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, कोई फंक्शन दे दिया, 4 ठो दे देगा आपको फंक्शन, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन 4 दे देगा, बोलेगा बताओ इसमें से कौन सा एनालिटिक है। तो आप पूरा चेक नहीं करते, आप क्या करेंगे, तुरंत उसको u प्लस आई वी के रूप में देखेंगे और दिखाई देगा, क्योंकि कंपटीशन जो क्वेश्चन होता है वो एकदम सही तरीके से होता है और ट्रिकी होता है। तो आपको u प्लस आई वी के रूप में दिखाई देगा और तुरंत सबका आप u चेक कर लेंगे, इस तरीके से v चेक कर लेंगे, है ना। अगर जिसका u और v दोनों इसको सेटिस्फाई कर गया, मतलब u भी हार्मोनिक हो गया, v भी हार्मोनिक हो गया, तुरंत बोलेंगे वो फंक्शन क्या है, हमारा एनालिटिक है। बात समझ में आ रही है। देखिए अब यहाँ पे चलिए, अब जो थ्योरम है हमारा, तो हम मान लेते हैं बेटा लेट एफ जेड मतलब w से दिखाते हैं, इसको कैसे लिखते हैं, u प्लस आई वी। यही दिया हुआ है कि जो एफ जेड है मतलब w है, इसको हम लिखते हैं u प्लस आई वी, क्योंकि हर एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन इसी रूप में लिखा जाता है, इज एनालिटिक। इसको मैंने मान लिया एनालिटिक। मैंने आपको क्या बताया था कि अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है, अगर कोई फंक्शन जो है वह एनालिटिक है तो वो क्या सेटिस्फाई करेगा, CR इक्वेशन। बताया था आपको कि अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है तो नेसेसरी कंडीशन उसका होता है कि अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है तो वो CR इक्वेशन कंफर्म सेटिस्फाई करेगा। तो आपने माना है, वो थ्योरम में साफ साफ बोला है कि जो एनालिटिक फंक्शन होगा उसका रियल और इमेजिनरी पार्ट्स एनालिटिक फंक्शन का, इसका मतलब जो फंक्शन आप माने हो क्या है, एनालिटिक। तो अगर यह एनालिटिक है तो यह CR इक्वेशन क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। देन एफ जेड सेटिस्फाई CR इक्वेशन, मतलब कॉची रीमान इक्वेशन। तो क्या होता है CR इक्वेशन, ux इक्वल टू वी वाई एंड ui इक्वल टू माइनस का vx। ये ux मतलब डेवा u अपान डेवा x और vy मतलब डेवा v अपान डेवा y, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और ui का मतलब डेवा u अपान डेवा y और vx का मतलब डेवा v अपान डेवा x, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है। अब इक्वेशन फर्स्ट को विथ रेस्पेक्ट टू x पार्शियली डिफरेंशिएट कर दीजिए, है ना। डिफरेंशिएटिंग पार्शियली इक्वेशन फर्स्ट विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है ना। आइए डिफरेंशिएट कर दें, तो डेवा 2u अपान डेवा x2 इक्वल टू डेवा 2v और डेवा x डेवा y। क्लियर है ना, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। आप डेवा x को पहले लिखते हैं कि डेवा y को पहले लिखते हैं, क्योंकि आपको बीएससी फर्स्ट ईयर कैलकुलस में बताया गया होगा, है ना, कि अगर मान लीजिए डेवा 2f डेवा x डेवा y जो होता है बेटा, वो डेवा 2f डेवा y डेवा x के बराबर ही होता है,
ठीक है, तो इसलिए इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपके पास। अच्छा, ये हो गया, इसलिए इक्वेशन नंबर 3 कर दिया मैंने। ठीक, अब फिर मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 को, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग पार्शियली इक्वेशन 2 विथ रेस्पेक्ट टू वाई, विथ रेस्पेक्ट टू वाई कर लीजिए। ठीक है, देखिए ये सेटिस्फाई करेंगे, इसलिए मैं इसी की हेल्प से कर रहा हूँ। कीजिए विथ रेस्पेक्ट टू वाई, तो डेभा टू यू डेभा वाई टू, यही तो होगा। और यहाँ बताओ माइनस तो है आगे, डेभा टू भी वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो डेभा एक्स डेभा वाई लिखो, चाहे डेभा वाई डेभा एक्स, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। ये इक्वेशन नंबर 4 हो गया, दोनों को ऐड कर दो, ऐड कर दो। तो एडिंग इक्वेशन 3 and 4, एडिंग इक्वेशन 3 and 4, जब ऐड करो लेफ्ट को लेफ्ट में ऐड कर दो, तो डेभा टू यू डेभा एक्स टू प्लस डेभा टू यू डेभा वाई टू इक्वल टू, ये दोनों सेम है, 0 हो जाएगा, है ना। इसका मतलब डेल टू यू इक्वल टू 0, मतलब कौन सा इक्वेशन सेटिस्फाई, लाप्लास इक्वेशन। और जब u लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई कर गया, इसका मतलब u क्या, u इज हार्मोनिक, u इज हार्मोनिक। तो देखो एक तो मैंने प्रूफ कर दिया, आपको ये प्रूफ करना था कि अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है तो उसका जो रियल पार्ट मतलब u और उसका जो इमेजिनरी पार्ट मतलब v, दोनों लाप्लास इक्वेशन क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, मतलब दोनों हार्मोनिक होंगे। तो लीजिए पहला हार्मोनिक हो गया। अब दूसरे के लिए क्या करेंगे, बहुत सिंपल। अब दूसरे के लिए बेटा इसको विथ रेस्पेक्ट टू y करेंगे और इसको विथ रेस्पेक्ट टू x करेंगे, है ना, और फिर जोड़ देंगे, देखिए रिजल्ट घटा देंगे तो रिजल्ट देखिए आ जाएगा आपका। पहले नोट कर लीजिए, इसे तुरंत नोट करिए। आसान है ना एकदम, ठीक है। तो आप क्या कीजिए यहाँ पे अगेन, अब आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। अगेन डिफरेंशिएटिंग पार्शियली इक्वेशन फर्स्ट, अब फर्स्ट को विथ रेस्पेक्ट टू वाई, विथ रेस्पेक्ट टू वाई क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे जब विथ रेस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो डेभा टू यू, और यहाँ पे यक्स है, विथ रेस्पेक्ट टू वाई करना तो डेभा एक्स डेभा वाई। यहाँ बताओ डेभा टू भी और डेभा वाई टू, क्लियर है। इक्वेशन नंबर 5 एंड डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 पार्शियली, अब इक्वेशन 2 को विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स कर लीजिए, तो क्या होगा डेभा टू यू और वाई है ये एक्स रेस्पेक्ट करना है, तो डेभा एक्स डेभा वाई इक्वल टू यहाँ माइनस रहेगा और डेभा टू भी और डेभा एक्स टू, क्लियर है। इस तरीके से इक्वेशन नंबर 6, अब कुछ नहीं करना है आपको, 5 में से 6 को घटा दीजिए, 5 में से 6 को घटा दीजिए। जब घटाएंगे बेटा तो कोई 0 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, लेफ्ट वाला ये पार्ट 0 हो जाएगा। 0 इक्वल टू डेभा टू भी डेभा वाई टू, और ये माइनस ऑलरेडी यहाँ पे है और फिर ये माइनस के साथ प्लस कर जाएगा, और डेभा टू भी डेभा एक्स टू इक्वल टू 0। इसका 0 तो मैंने आगे लिख ही दिया हूँ। अब इसका मतलब क्या हो गया, डेल टू भी इक्वल टू 0, इसका मतलब भी इज हार्मोनिक। तो ये चीज़ आप एकदम याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम, कि अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है तो उसका जो रियल पार्ट u होगा और इमेजिनरी पार्ट्स भी होगा, ये दोनों के दोनों हार्मोनिक होंगे, मतलब दोनों लाप्लास इक्वेशन क्या करेंगे, सेटिस्फाई। तो ये कंपटीशन एग्जाम में ट्रिक की तरह काम करता है। ठीक, अब हेडिंग कीजिए आप। हेडिंग रहेगा बेटा हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ अ फंक्शन। हेडिंग रहेगा हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ अ फंक्शन। किसी फंक्शन का हार्मोनिक कॉन्जुगेट क्या होता है, जितना लिखाएंगे उतना आएगा, बता दे रहे हैं। एकदम अच्छे से इसको तैयार करते जाइएगा, कुछ सोचना समझना नहीं है, एकदम अच्छे से तैयार करते जाइए। 30 से 40 पेज लिखवाएंगे, पेपर ख़त्म हो जाएगा, वो ज़्यादा है नहीं। और जितना क्वेश्चन कराएंगे, चाहे न्यूमेरिकल चाहे थ्योरम, बस उतना ही पढ़ना है, उतना ही पढ़िएगा कम से कम में। और जितना ही पढ़िएगा उसका मतलब नहीं हमारा, लेकिन उतना पढ़ेंगे आपका हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अब बात करते हैं हम लोग, क्या हेडिंग किया, हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ अ फंक्शन। किसी फंक्शन का हार्मोनिक कॉन्जुगेट क्या होता है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है। अब समझिए मेरी बात, हार्मोनिक कॉन्जुगेट का पहले मतलब क्या होता है। देखिए अगर कोई फंक्शन u है, u कोई फंक्शन है, वो हार्मोनिक है, वो क्या है, हार्मोनिक। u कोई फंक्शन है, और u भी किसके फंक्शन होते हैं, x और y के, ठीक है। तो u अगर कोई फंक्शन है, अगर वो हार्मोनिक है, ठीक है,
तब कोई फंक्शन भी जो है उस u का हार्मोनिक कॉन्जुगेट कहलाएगा। तो कब कहलाएगा वो कंडीशन हम देखेंगे। तो v को u का हार्मोनिक कॉन्जुगेट तब कहेंगे जब v जो है वो लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा और साथ ही साथ वो जो v है वो u के साथ CR इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। बात समझ में आ रही है? जैसे u कोई आपको फंक्शन दे दिया जाएगा, देखिए अब क्वेश्चन देखो ऐसे आएंगे, एग्जाम में ऐसे आते हैं, आप वन सा उठा के देख सकते हैं। आपको u(x, y) कोई फंक्शन 3x² ऐसा करके कुछ एक फंक्शन दे देगा x, y में, अब बोलेगा फाइंड द हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ u। तो आप क्या करेंगे, आप ऐसे सिचुएशन में आप जो है पहले जान लीजिएगा हार्मोनिक कॉन्जुगेट होगा कौन, हार्मोनिक कॉन्जुगेट जो दूसरा फंक्शन होगा वो v होगा, और यह v इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट तब कहलाएगा जब यह v भी क्या होगा हार्मोनिक। तो v हार्मोनिक मतलब del टू v इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0 होना चाहिए, और साथ ही साथ यह v u के साथ मिलकर CR इक्वेशन क्या करे सेटिस्फाई, मतलब ux इक्वल टू vy दिखाई दे और uy इक्वल टू माइनस का vx। बात समझ में आ रही है? अब ये तो मान लीजिए हो गया कि बाय डिफिनेशन हम हार्मोनिक कॉन्जुगेट कब कहेंगे। तो हार्मोनिक कॉन्जुगेट v को u का तब कहेंगे जब v भी हार्मोनिक होगा, है ना, और v u के साथ मिलकर CR इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। अब हमारा जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है वो ये आता है ना, u दे के v पूछेगा या v दे के u पूछेगा, मतलब v देगा तो उसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट u पूछेगा, u देगा तो उसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट v पूछेगा। कभी कभी ऐसे भी दे देता है कुछ स्पेशल क्वेश्चन, u माइनस v दे देगा, ऐसे दे देगा u माइनस v इक्वल टू, और फिर पूछेगा कि आप जो है u भी फाइंड कीजिए और साथ ही साथ वो फंक्शन जो एनालिटिक है उसको भी फाइंड कीजिए, और u प्लस v भी दे देगा, ऐसे करके भी दे देगा, है ना, लेकिन कोई एक देगा, चाहे u माइनस v देगा चाहे u प्लस v देगा। तब कैसे निकालेंगे? तो ये 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, u दे के v पूछेगा या v दे के u पूछेगा, या तो फिर u माइनस v दे देगा या तो u प्लस v दे देगा, कोई एक दे देगा आपको, है ना, और आपसे बोलेगा कि फाइंड द एनालिटिक फंक्शन या फाइंड द u एंड v, जो कि आपके क्या होते हैं, जो हार्मोनिक कॉन्जुगेट होते हैं एक दूसरे के। बात समझ में आई? अब वो तरीका क्या होता है निकालने का? एक तरीका होता है कैलकुलस का, एक तरीका होता है कैलकुलस का। कैलकुलस जो आप पढ़े हैं, जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कैलकुलस सेकेंड ईयर में पढ़ाया गया है, एक तरीका वो होता है जिसका यूज हम लोग बहुत कम करते हैं, ठीक है। और दूसरा तरीका होता है यहाँ पे डायरेक्टली है मिलनेस-थॉमसन मेथड। मिलनेस-थॉमसन मेथड, इस मेथड को मैं बताऊँगा कैसे ये ऑपरेट करते हैं। इस मेथड पे आप तुरंत धड़ाधड़ लगा के खाली कर देंगे, लेकिन इस मेथड में एक कमी है, थोड़ा सा कमी यह है कि अगर u दिया है ना, u दिया है अगर, और आपसे बोलता है कि एनालिटिक फंक्शन फाइंड कीजिए, मतलब क्या फाइंड कीजिए, fz, मतलब क्या फाइंड कीजिए, u प्लस ib, तब मिलनेस-थॉमसन मेथड से डायरेक्ट लग जाता है क्वेश्चन बिना v का पता किए। याद रखिएगा, मिलनेस-थॉमसन मेथड से अगर u दिया है या तो v दिया है और आपसे एनालिटिक फंक्शन पूछता है, u ही दिया है v नहीं दिया है, फिर भी आप मिलनेस-थॉमसन मेथड से आप डायरेक्टली फंक्शन प्राप्त कर लेंगे, बिना v का पता लगाए आपको u प्लस i भी मिल जाएगा। यह होता है। तो जिस क्वेश्चन में बोलेगा कि फाइंड द एनालिटिक फंक्शन, u दे दिया, फाइंड द एनालिटिक फंक्शन v दे दिया, वहाँ पे आप डायरेक्टली मिलनेस-थॉमसन लगाएंगे, सॉल्व कर लेंगे। लेकिन जहाँ पूछेगा सीधे सीधे फोकस करके पूछेगा, नहीं u दिया है v निकालो आप, तब आप मिलनेस-थॉमसन नहीं लगाएंगे, तब आपको मजबूरी में एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की तरफ जाना ही पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? अब कैसे निकालेंगे, क्या तरीका होगा निकालने का, समझिए मेरी बात। एग्जैक्ट से क्या तरीका, देखो बहुत सिंपल सा है। एग्जैक्ट का भी बहुत टफ नहीं है, बहुत आसान है। बस एग्जैक्ट को सॉल्व कैसे करते हैं आपको पता है किसी को? जब कोई डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट होता है तो कैसे सॉल्व करते हैं? देखो, जब भी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट होता है तो इस रूप में पहले दिखाई देगा, m dx प्लस n dy इक्वल टू 0। एग्जैक्ट का कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, जब कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो बोलेंगे एग्जैक्ट है। तो जब एग्जैक्ट रहेगा तो आप क्या करेंगे, तब आप बोलेंगे सोल्यूशन उसका इंटीग्रेशन, यम लिखेंगे, dx करेंगे, लेकिन यहाँ पे कीपिंग y एज अ कांस्टेंट, यही तो करते हैं, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। कीपिंग y एज अ कांस्टेंट इंटीग्रेट कर देंगे, और प्लस इंटीग्रेशन n, तो n का वो टर्म लिखते हैं जो x से फ्री होता है, मतलब जिसमें x ना हो उसको छोड़ देंगे, जिसमें x होगा उसको छोड़ देंगे, जिसमें केवल y होगा उसी को लिखेंगे, या जो कांस्टेंट होगा उसको लिखेंगे आप। तो दोज टर्म ऑफ n विच इज फ्री फ्रॉम x, और फिर dy इक्वल टू c, कहानी खत्म। यही ऐसे सॉल्व करते हैं। अब देखो करना क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपको u दे दिया, देखो कितना सिंपल तरीका है। इफ u इज गिवन, अगर u गिवन हो गया तब क्या फाइंड करेंगे, अब v निकालना है ना, u इज गिवन एंड वी हैव टू फाइंड v। अगर मान लीजिए हमको क्या फाइंड करना है, v फाइंड करना है, क्लियर है? u दे दिया और v फाइंड करना है, क्या करेंगे आप? अभी मैं सिंपल जो है कैलकुलस का नियम बता रहा हूँ। आप क्या करेंगे, आप डेभा u अपॉन डेभा x, फाइंड डेभा u अपॉन डेभा x
एंड डेभा u अपान डेभा y। आप तुरंत ये फाइंड कर लेंगे, तुरंत आप क्या फाइंड कर लेंगे, डेभा u अपान डेभा x एंड डेभा u अपान डेभा y। क्लियर है, ये फाइंड कर लेंगे। अच्छा, अब आप ये भी जानते हो कि dv, अब मुझे v निकालना है ना, v निकालना है तो लिखेंगे dv बराबर, आपको टोटल डिफरेंशियल पढ़ाया गया होगा बीएससी फर्स्ट ईयर में, घबराइए मत, कुछ है नहीं यहाँ पे। मैं dv को लिखूंगा ऐसे, और हम कैसे, डेभा v अपान डेभा x, पैटर्न जानो, dx, और डेभा v अपान डेभा y dy, ऐसे। dv को मैं कैसे लिखूंगा, डेभा v अपान डेभा x dx और प्लस डेभा v अपान डेभा y dy। इसी प्रकार से मैं बोलूँ du को कैसे लिखूंगा, तो बोलेंगे डेभा u अपान डेभा x dx और प्लस डेभा u अपान डेभा y dy। बस यही है, बस इतना पैटर्न पकड़ना है आपको। अच्छा, अब हमको dv निकालना है, ये तो पता है नहीं ना आपको, नहीं ना पता है क्योंकि तो v के रूप में है। अब चूंकि फंक्शन हमारा एनालिटिक के बारे में बातें होंगी तो CR इक्वेशन का यूज कर लेंगे। CR इक्वेशन कहता है कि ux इक्वल टू वी वाई, तो जहाँ बेटा वी वाई है वहाँ ux छाप दो, है ना, और ui इक्वल टू माइनस का vx, और जहाँ vx है वहाँ माइनस का ui छाप दो। तो यहाँ मालूम क्या लिख दोगे, यहाँ पे माइनस डेभा u अपान डेभा y, बोलो vx के स्थान पे माइनस का ui, तो माइनस का ui मतलब डेभा u अपान डेभा y, और dx, और प्लस और डेभा v अपान डेभा y, डेभा v अपान डेभा y इसके स्थान पे ux, ux मतलब डेभा u अपान डेभा x और dy। अब बेटा ये तो पता है ना आपको, क्योंकि u दिया रहेगा x y में, ये आप निकाल लिए रहेंगे, बस यही छापिएगा और छापने के बाद आप इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिएगा, आपको भी मिल जाएगा। ये तरीका रहेगा। इसी प्रकार से अगर आपको भी गिवन रहेगा तो आप डेभा v अपान डेभा x और डेभा v अपान डेभा y फाइंड करेंगे, और ये फाइंड करने के बाद फिर लिखेंगे du बराबर डेभा u अपान डेभा x dx प्लस डेभा u अपान डेभा y dy। बात समझ में आई। और फिर वही काम, क्योंकि डेभा u अपान डेभा x तो पता नहीं रहेगा, आपको भी पता रहेगा, तो इसी की हेल्प से जहाँ डेभा u अपान डेभा x रहेगा वहाँ छाप दीजिएगा डेभा v अपान डेभा y, और जहाँ डेभा u अपान डेभा y रहेगा वहाँ माइनस का डेभा v अपान डेभा x छाप दीजिएगा, जो कि हमें पता रहेगा, फिर रख देंगे, उसी में रखने के बाद बस डायरेक्टली इंटीग्रेशन, यू गेट आंसर। ठीक है, ये चीज़ें रहेंगी। तो सबसे पहले आपने हेडिंग किया है हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, तो लिख लीजिए इसमें आप, बोले देखिए लेट u x y, x y समझ में आया कैसे लिखेंगे, हाँ, u x y बी अ हार्मोनिक फंक्शन, हार्मोनिक फंक्शन तो क्या सेटिस्फाई करेगा, लाप्लास इक्वेशन, बी अ हार्मोनिक फंक्शन, देन अ फंक्शन Vxy is said to be harmonic conjugate of u, is said to be harmonic conjugate of u, is said to be harmonic conjugate of u। ठीक है, if मतलब v को u का हार्मोनिक कॉन्जुगेट कब कहेंगे, if नंबर फर्स्ट v इज हार्मोनिक, v भी क्या हो, हार्मोनिक, मतलब क्या, वो लाप्लास इक्वेशन क्या करे, सेटिस्फाई करे। ठीक है, सेकेंड u एंड v सेटिस्फाई CR इक्वेशन, u एंड v सेटिस्फाइज CR इक्वेशन, ये दोनों क्या सेटिस्फाई करें, CR इक्वेशन भी सेटिस्फाई करें। अगर ऐसा होता है तो v को u का क्या बोलेंगे, हार्मोनिक कॉन्जुगेट। ठीक है, हेडिंग कीजिए मेथड टू फाइंड द हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ अ फंक्शन, मेथड टू फाइंड द हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ अ फंक्शन, मेथड टू फाइंड द हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ अ फंक्शन, द हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ अ फंक्शन, हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ अ फंक्शन मतलब किसी फंक्शन का हार्मोनिक कॉन्जुगेट फाइंड करने का क्या मेथड है। ठीक है ना, तो चलिए आप लिख दीजिएगा ऐसे, नंबर फर्स्ट इफ़ u इज गिवन एंड वी हैव टू फाइंड v, देन ऐसे लिख दीजिए पूरा पहला नंबर ये। तो आपको ये काम करना है, इतना करने के बाद लिख देंगे ना आप लोग यहाँ पे, ये कैसे आ गया पता है ना, कैसे आ गया, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये कैसे आया, ये हमारा v और u कैसे चेंज हुए आपस में,
किस नियम से? सी आर इक्वेशन से। यू एक्स इक्वल टू वी वाई एंड यू वाई इक्वल टू माइनस का वी एक्स। इसी से मैंने चेंज कर लिया, उसको यू मिला दिया। अब यू मिला देंगे फिर इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो वी आपको मिल जाएगा। अभी मैं क्वेश्चन करा दूंगा, घबराइए मत। कर ली? फिर सेकंड नंबर लिख दीजिएगा इसी तरह से। सेकंड में क्या बोलेंगे? सेकंड नंबर में लिखेंगे आप कि अगर भी गिवन हो और वी हैव टू फाइंड यू, अगर मुझे यू फाइंड करना हो तो क्या करेंगे? सबसे पहले आप डेभा भी अपान डेभा एक्स निकाल लेंगे और डेभा भी अपान डेभा वाई निकाल लेंगे। तो फिर लिखेंगे डी यू बराबर डेभा यू अपान डेभा एक्स और डेभा यू अपान डेभा वाई, और फिर यू एक्स के स्थान क्या रख देंगे? भी वाई। तो यहाँ हो जाएगा भी वाई, और फिर यू आई के स्थान में क्या लिख देंगे? माइनस का भी एक्स, तो माइनस का भी एक्स कर देंगे। बस अब जो आ जाएगा उसको क्या कर देंगे? इंटीग्रेट। आपको क्या मिल जाएगा? यू मिल जाएगा। यह एक आपका तरीका रहेगा। ठीक है, अब हेडिंग कीजिए, ये भी लिख दीजिए साथ में आप। हेडिंग कीजिए मेथड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ रेगुलर फंक्शन। मेथड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ रेगुलर फंक्शन। मेथड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ रेगुलर फंक्शन। अ रेगुलर फंक्शन। रेगुलर फंक्शन मतलब एनालिटिक फंक्शन, रेगुलर फंक्शन, होलोमॉर्फिक फंक्शन, एनालिटिक फंक्शन, ऑल हैव द सेम मीनिंग। ठीक है, क्या लिखे आप लोग? मेथड टू कंस्ट्रक्टिंग अ रेगुलर फंक्शन। मतलब कि देखो बहुत सिंपल सी बात है। जैसे अभी आपने देखा कि u दिया है तो भी निकाल लेंगे। जब u भी पता हो जाएगा ना तो u प्लस आई भी करेंगे तो क्या मिलेगा? एफ जेड, वो फंक्शन आपको मिल जाएगा। लेकिन मिलनेस थॉम्सन मेथड से डायरेक्टली हम वो फंक्शन निकाल लेते हैं। जैसे u दिया है तो भी नहीं निकालेंगे, डायरेक्टली हम वो फंक्शन ही निकाल लेते हैं। और इस नियम से क्या होता है? इस नियम से अगर u दिया है तो पहले भी निकालेंगे और फिर u प्लस आई भी करेंगे, तब हमें क्या मिल जाएगा? फंक्शन एफ जेड, क्योंकि एफ जेड बराबर क्या होता है यहाँ पे? u प्लस आई भी। क्लियर है? चलिए देखिए यहाँ पे, तो अब आप हेडिंग कीजिए। तो अब क्या मेथड है? तो हेडिंग कीजिए मिलनेज, ऐसे MILNE', मिलनेज थॉम्सन मेथड। मिलनेज थॉम्सन मेथड, ठीक है, मिलनेज थॉम्सन मेथड। तो बहुत ही सिंपल तरीका। क्या होता है मिलनेज थॉम्सन मेथड? तो इसमें देखिए पहला नंबर, इसमें वही कंडीशन, u दिया है तो मिलनेज थॉम्सन मेथड में करते क्या है? इफ़ u इज गिवन, तब फंक्शन कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ पे सीधे फंक्शन फाइंड करना होता है, ठीक है ना? तो अगर u गिवन है तो फंक्शन कैसे फाइंड करेंगे? तो हमारा पहला स्टेप होगा, अगर u दिया है बेटा तो तुरंत आप क्या निकालेंगे? मालूम है, डेभा u अपान फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? डेभा u अपान डेभा एक्स एंड डेभा u अपान डेभा वाई, यह फाइंड कर लेंगे आप। पहला काम रहेगा। अगर u दिया है तब क्या फाइंड कर लेंगे? डेभा u अपान डेभा एक्स एंड डेभा u अपान डेभा वाई, यह फाइंड कर लेंगे।
दूसरा स्टेप आपका यह रहेगा कि जब डेभा यू अपान डेभा एक्स और डेभा यू अपान डेभा वाई फाइंड कर लेंगे तो आप निकालेंगे जो है φ1 z कामा जीरो। अब इसका मतलब समझिए क्या मतलब, इसका मतलब देखो यह होता है जो डेभा यू अपान डेभा एक्स आया रहेगा बेटा, उसी में x के स्थान पे z और y के स्थान पे जीरो पुटअप कर देंगे, तब जो फंक्शन होगा उसी को बोलेंगे φ1 z कामा जीरो। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है ना? ध्यान रखिएगा, जो डेभा यू अपान डेभा एक्स निकाले रहेंगे उसमें x y का टर्म आपको दिखाई देंगे, तो जहाँ x रहेगा वहाँ क्या पुटअप कर देंगे z, और जहाँ y वहाँ क्या पुटअप कर देंगे जीरो। तब जो हमें फंक्शन मिलेगा वो z में ही मिलेगा, उसमें z ही रहेगा तो कांस्टेंट रहेगा, है ना? उसी को क्या बोलेंगे φ1 z कामा जीरो। एंड मैं लिख देता हूँ फाइंड, ठीक है ना? एंड और आप क्या कर लेंगे φ2 z कामा जीरो। ये कैसे मिलेगा? ये आपको मिल जाएगा, ये जो डेभा यू अपान डेभा वाई रहेगा, इसमें अगर आप x के स्थान पे z, y के स्थान पे देंगे जीरो, तो आपको मिल जाएगा φ2 z कामा जीरो। ठीक है, और जब ये मिल जाएगा हमें φ1 z कामा जीरो, φ2 z कामा जीरो जब मिल जाएगा तो अगला स्टेप रहेगा कि आप तुरंत एफ जेड निकाल लेंगे और फार्मूला हमारा ये रहेगा φ1 z कामा जीरो डी जेड माइनस का आई φ2 z कामा जीरो डी जेड और प्लस का सी, ये फार्मूला रहेगा। ठीक है, φ1 z कामा जीरो डी जेड माइनस का आई φ2 z कामा जीरो डी जेड प्लस का सी। मैंने बताया ना आपको कि φ1 z कामा जीरो ये भी z का ही फंक्शन मिलेगा और φ2 z कामा जीरो भी z का फंक्शन मिलेगा। ये छापेंगे z के रूप में और फिर इंटीग्रेट कर देंगे। मान लीजिए जेड स्क्वायर आ गया, ये जेड क्यूब आ गया, तो जेड स्क्वायर बाई 2 माइनस का आई जेड क्यूब बाई 3 प्लस का सी, आंसर। बात समझ में आ रही है? ये कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे नोट कर लीजिए। फिर भी वाला बता देते हैं आपको कि अगर भी रहेगा तो फिर कैसे हम एफ जेड, यहाँ डायरेक्टली एफ जेड निकाल लेते हैं डायरेक्ट। ऐसा नहीं है कि मैं रिकॉर्ड करके जो ग्रुप में डाल देता हूँ तो कुछ लोग आराम कर रहे हैं घर पे कि अब मिल ही रहा है सब चीज़ें ऐसे ही, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। ग्रामांचल के 19-20 लड़कियाँ जो हैं वो बोली सर हमें मैथ पढ़ा दीजिए। हमको ठीक है, तो मैंने क्या किया, उनको रिकॉर्ड करके जो है देना चालू कर दिया। तो कुछ लोग लगे चला के लगाने, तो बोले रिकॉर्ड मिल ही रहा है तो हम निकल जाते हैं ग्रुप से, कागज फीस देना पड़ेगा मुझे और किसी से अपना गठबंधन कर लेंगे तो हमें फॉरवर्ड कर देगा, हम अपना देख लेंगे। दिमाग लगा दिए एकदम। तो हमको ऐसा दिमाग आप लोग नहीं लगा रहे हैं एकदम। कुछ लोग बैठ के घर पे एक आठ चल जाएगा उसी में, अगर एक पेपर बढ़िया हो गया तो एक आठ चल जाएगा इसी में, अपना नोट्स फोर्स से अपना लेकर रट्टा फट्टा मार के काम चला लेंगे। तो इसमें तो रट्टा नहीं मार सकते। हो गया? चलिए देखिए हो गया। अब देखिए आपकी अब दूसरा स्टेप आपका रहेगा सेकंड नंबर रहेगा कि अगर मान लीजिए क्या दिया हो भी, इफ भी इज गिवन, अगर भी गिवन है तो क्या करेंगे आप डेभा भी अपान डेभा एक्स निकालेंगे और डेभा भी अपान डेभा वाई निकालेंगे। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इसको अलग तरीके से लिखता हूँ। इसमें साई1 क्या लिखता हूँ, साई1 जेड कामा जीरो निकालेंगे। ये साई1 मालूम क्या होगा, अब ध्यान देना यहाँ पे चेंजिंग कहाँ आएगी, यहाँ डेभा यू अपान डेभा एक्स नहीं रहेगा, यहाँ पे डेभा भी अपान डेभा और यक्स भी नहीं रहेगा, वाई रहेगा। देखिए चेंजेस कहाँ आएगा, जब भी देगा तो आपको ऐसे निकालना है। फिर उसके बाद साई2 जेड कामा जीरो का वैल्यू क्या होगा, डेभा भी अपान डेभा एक्स होगा। इसमें उल्टा होगा साई2 मतलब इसमें आप साई1 जेड कामा जीरो निकालेंगे, वहाँ पे φ1 जेड कामा जीरो क्या था, डेभा यू अपान डेभा एक्स में एक्स बराबर जेड वाई बराबर जीरो रखने मिल रहा था। बट यहाँ पे जो साई1 जेड कामा जीरो है वो डेभा भी अपान डेभा एक्स में नहीं, डेभा भी अपान डेभा वाई में रखने पे मिलेगा। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ कर देंगे साई1, यहाँ कर देंगे साई2, लेकिन यहाँ देखेंगे साई1 कम मिला है डेभा भी अपान डेभा वाई में रखने पर, और यहाँ कर देंगे प्लस। बस इतना ही काम करना है इसमें। आप लोग कल से 7 बजे बुलाएं।
क्योंकि भाई आप तो ये फाइंड द एनालिटिक फंक्शन, फाइंड द एनालिटिक फंक्शन whose, find the analytic function whose real part is given, whose real part is given, इसका रियल पार्ट क्या हो, दिया हो, whose real part is given। तो रियल पार्ट देखिए दिया है, मैं 3 क्वेश्चन नोट करता हूँ यहाँ पे। whose real part is given, मैं कई नियम बताऊँगा, थोड़ा ये बताओ। नंबर फर्स्ट है e⁻x sin y, नंबर सेकेंड है sin x कॉस हाइपरबोलिक y, नंबर थर्ड है x² माइनस का y²। ये सब क्या है, रियल पार्ट हैं। क्या दिए हैं सब, रियल पार्ट। क्वेश्चन बोला है कि भाई इस सब का रियल पार्ट दिया, आपको क्या फाइंड करना है, सीधे फंक्शन ही फाइंड करना है। जब सीधे फंक्शन फाइंड करना है तो क्या करेंगे आप मिलनेस थॉम्सन लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए आप, मिलनेस थॉम्सन। तो आइए, बहुत आसान है सोल्यूशन। पहले का सोल्यूशन आप करते हैं, u(x,y) गिवन है e⁻x sin y के नाम से, यही गिवन है ना, यही गिवन है। तो क्या करेंगे आप, डेभा u/डेभा x निकाल लेंगे। बताओ कितना आएगा, बताओ भाई, e⁻x sin y, यही तो आएगा। डेभा u/डेभा y निकाल लेंगे, यही तो होता है। अब क्या हो जाए, e⁻x cos y। क्लियर। फिर मैंने क्या बताया था कि जब डेभा u/डेभा x निकल जाएगा तो आप निकाल लीजिएगा φ1 z, 0। ये कैसे निकलता है, जो डेभा u/डेभा x आया होता है उसी में x के स्थान पे z, y के स्थान पे 0। तो e⁻z बोलो x के स्थान पे, और sin 0, sin 0 कितना होता है, 0 ही होता है ना। तो φ1 z 0 कहानी खत्म हो गई, 0 आ गया। क्लियर है ना सबको। फिर यहाँ देखो, अब φ2 z, 0 है ना, तो बताओ कितना आ जाएगा यह, x के स्थान पे z और y के स्थान पे 0। तो e⁻z और cos 0, cos 0 कितना होता है 1, e⁻z मिल गया है ना। नाउ ये मैं कौन सा मेथड लगा रहा हूँ, मिलनेस थॉम्सन मेथड। आप लिख दीजिएगा यहाँ पे कि यहाँ से इसके जस्ट बाद लिखिएगा बाई मिलनेस थॉम्सन मेथड, है ना। तो क्या फॉर्मूला था, f(z) इक्वल टू इंटीग्रेशन, है ना। देखिए आप लगातार बोलते रहेंगे तो फॉर्मूला अपना ऑटोमेटिकली याद होगा। dz और माइनस लिखते हैं i φ2 z, 0 dz प्लस का c। तो ये कितना आ गया, 0, ये तो 0 आ चुका है। i ये कितना आ गया, e⁻z dz प्लस का c। तो इसी तो कहानी खत्म हो गई, माइनस का i e⁻z और प्लस का c, हो गया कहानी खत्म। मिल गया फंक्शन, मिल गया फंक्शन, ठीक है। और जब मिल गया, जिनका हो गया हो वो दूसरे तीसरे पे ट्राई करे और मुझे बताया कितना आंसर आ रहा है। सिंपल है, कर सकते हैं ना, करिए, एकदम ऐसे ही करना है जैसे बताया मैं आप लोगों को। -i e⁻z, ठीक है ना। यही होता है, जब भी u(x,y) गिवन हो, डेभा u/डेभा x निकाल लेंगे। फिर φ1 z, 0, x के स्थान पे z, y के स्थान पे 0, डेभा u/डेभा y निकाल लेंगे। ठीक है, फिर x के स्थान पे z, y के स्थान पे 0 करके φ2 z, 0 निकालेंगे। फिर फार्मूले में रख के सॉल्व, काम खत्म हो जाएगा। दूसरा कर रहे हैं आप लोग, करिए। दूसरा क्वेश्चन है आपका sin x cos हाइपरबोलिक y। ठीक है, पीछे आ रहा है ना केमिस्ट्री वालों को भी, हाँ लगाइए, कुछ है नहीं, पूरा मज़ा है। न्यूमेरिकल तो कुछ है ये नहीं है, एलपीपी कुछ है ये नहीं है, कॉम्प्लेक्स में यह है वो है, यही है। इसके बाद सब सिंपल मिलेगा आपको। हल्का से दिमाग खाली रियल में लगाना है। क्या हुआ, कोई समस्या पूछिए, गड़बड़ कॉन्सेप्ट मत यूज किया, जहाँ समस्या तुरंत पूछिएगा। तो मिटा दो नहीं इसको।
अच्छा ये एक चीज़ आपको और बता देते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे। चलिए एक चीज़ और जान लीजिए, आप कर रहे होंगे, मुझे आशा है कि आप ये दोनों क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एफ जेड मान लीजिए आ गया माइनस आई टू दी पावर जेड, यहाँ देखो ध्यान से, और प्लस का सी, तो ध्यान दो यहाँ पे, ये हमारा एफ जेड आ गया। अगर मान लो कोई पूछे कि यहाँ से आप भी निकाल के बता सकते हो क्या, है ना, यू तो दिया था, हम सीधे एफ जेड निकाले, क्या भी निकाल सकते हैं क्या? तो देखिए मैं भी यहाँ से निकाल सकता हूँ, तो मेहनत लगेगा लेकिन बट निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। कैसे? देखो यहाँ से, देखो यहाँ से माइनस का आई लिख देंगे, ई टू दी पावर जेड को लिखेंगे एक्स प्लस आई वाई, और प्लस का सी, या लिखेंगे माइनस का आई ई टू दी पावर एक्स इंटू ई टू दी पावर आई वाई, बोलो, और प्लस का सी, माइनस का आई ई टू दी पावर एक्स, और इसको क्या लिखेंगे कास वाई, और प्लस का आई साइन वाई, और प्लस का सी, है ना, कांस्टेंट सी। अब फिर ध्यान देना यहाँ पे, माइनस का आई ई टू दी पावर एक्स कास वाई, और उसका बेटा ये जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो प्लस हो जाएगा ना, ई टू दी पावर एक्स साइन वाई। ये तो यू रहा ना हमारा, बोलो, ये तो यू रहा। अब प्लस का सी, तो जो बचा है वो क्या हो जाएगा? भी। लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अब चूंकि यहाँ सी है तो जब भी निकालना रहेगा आपको तो कांस्टेंट ग्रुप में आई ले लीजिएगा, आई सी, कोई दिक्कत नहीं है। या आप ऐसे कर लो, आप एक काम कीजिएगा, यहाँ लिख दीजिएगा आई सी डैश, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, भाई आई से मतलब वो भी कांस्टेंट ही रहेगा। तो ऐसे मालूम क्या होगा, ऐसे थोड़ा सा और अच्छे से दिखाई देगा। कैसे? ई टू दी पावर एक्स साइन वाई तो रहबे करेगा, आई यहाँ से कॉमन कर लीजिएगा, और सी डैश माइनस का ई टू दी पावर एक्स और कास वाई, ठीक है। यह हो गया आपका u और यह हो गया आपका भी, मिल जाएगा ऐसे। ये तरीका होता है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो आप ये ध्यान रख लीजिए, ऐसे भी मिल जाएगा आपको। ये कर लीजिए। भी आपको और बताते हैं एक नियम, मिलनेस थॉम्सन को सॉल्व करने का एक और सिंपल तरीका बताते हैं आप लोगों को, बिना फाई 1 फाई 2 का भी मिलनेस थॉम्सन लगा देंगे हम, उसको भी देखिएगा आप थोड़ा। हम आशा करेंगे दोनों क्वेश्चन लगा लेंगे आप लोग, कर भी लिए होंगे कुछ लोग, ठीक, बहुत बढ़िया। अरे भाई कहाँ जा रहे हो? ठीक है, ये कब मान लीजिए, अगर मान लीजिए मिलनेस थॉम्सन से निकाल दिए तब ऐसे हम अलग अलग कर लेते हैं ना, जहाँ जेड है उसको एक्स प्लस आई वाई करके हम अलग अलग कर लेते हैं इस तरीके से, तो हमें यू भी मिल जाता है। उसे भी पूछा नहीं था बट मैंने भी बोल निकाल दिया इस तरीके से। अब एक तरीका आपको और बताता हूँ आपको एफ जेड निकालने का, मिलनेस थॉम्सन को ही और 60 तरीके से। ठीक है बेटा, अब चलो थोड़ा ध्यान दो, हम और कैसे एफ जेड निकाल सकते हैं, और क्या तरीका हो सकता है, और कैसा 60 हम जा सकते हैं 60 तरीके से, वो भी जान लीजिए। मिटा दो इसको ना, चलो अब ध्यान दो। मैंने क्या बोला, एफ जेड जो है वो क्या होता है, यू प्लस आई भी, यही ना होता है, बताओ। एफ जेड क्या होता है, यू प्लस आई भी। और एक तरीका जिससे हम एफ जेड निकाल सकते हैं, अभी मैं उसको भी बताऊंगा, कौन सा, एग्जैक्ट वाला, मैं उसको भी करके दिखाता हूँ आपको, एग्जैक्ट से भी कैसे निकाल लेते हैं, सब जान लीजिए यहीं पे, ठीक है ना। एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई भी, तो मैं इसको अगर एफ डैश जेड निकालूँ तो ये भी बहुत 60 तरीका होता है, कॉम्पिटेटिव जावा में काम देता है पूरा, आप भी यूज कर सकते हैं। एफ डैश जेड में कहूँ, देखो एक चीज़ ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि जब भी एफ जेड का डिफ्रेंशिएशन करना होगा तो दिमाग में क्वेश्चन आता है लोगों की कि भाई अच्छा बताइए सर, जब एफ जेड का डिफ्रेंशिएशन करने हम जाएंगे तो यू और भी दोनों एक्स वाई के फंक्शन है, तो एफ डैश का मतलब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाई, है ना, ये कन्फ्यूजन होगा। तो याद रख लीजिएगा, दिमाग भर लीजिएगा कि जब भी किसी कॉम्प्लेक्स का जब हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो आइदर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आर विथ रिस्पेक्ट टू वाई। बात समझते हैं, समझेगा मेरी बात। एफ डैश जेड, एफ जेड कैसा फंक्शन है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन है, ठीक है ना, जो कि किस रूप में दिखाई देता है, हमेशा यू प्लस आई भी रूप में दिखाई देता है, और यू भी किसके फंक्शन होते हैं, एक्स वाई के। तो जब कोई बोलेगा एफ डैश जेड निकालो, मतलब एफ जेड को आप डिफ्रेंशिएट करो, तो क्या एफ डैश जेड का मतलब सर क्या, जेड तो एक्स वाई है, क्या फंक्शन है, तो हम किसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें, क्या एक्स वाई के रेस्पेक्ट में करें कि जेड के रेस्पेक्ट में करें? तो ऐसा कुछ नहीं, जेड के रेस्पेक्ट में नहीं करते। किसी भी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन का डिफरेंशिएशन अगर आप करने जा रहे हो तो उसका मतलब आइदर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स आर विथ रेस्पेक्ट टू वाई, या तो उसे आप विथ रेस्पेक्ट टू एक्स कर दो तब भी डिफरेंशिएशन उसका मान्य है, या तो विथ रेस्पेक्ट टू वाई कर दो तब भी डिफरेंशिएशन मान्य है। बात समझ में आई?
बहुत ही पते की बात है, इसको नोट कर लीजिएगा हमेशा। डिफ्रेंशिएशन से करना है तो या तो तुरंत आप डेवा यू अपॉन डेवा एक्स प्लस का आई डेवा वी अपॉन डेवा एक्स लिख दीजिए, या तो आप लिख दीजिए डेवा यू अपॉन डेवा वाई प्लस का आई डेवा वी अपॉन डेवा वाई, आइदर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स आर विथ रेस्पेक्ट टू वाई, है ना। इसमें कोई सोचने समझने की बात नहीं है, किसी के रेस्पेक्ट में कर लीजिए, काम खत्म। अच्छा ये हो गया इस तरीके से। आपको u गिवन था, क्या गिवन था, u गिवन था, है ना। तो जब u गिवन है तो देखिए तो निकाले हैं ना, बताओ u आपका e टू द पावर x साइन y था ना, तो ux कितना आएगा e टू द पावर x साइन y, बोलो तो ये क्या जाएगा e टू द पावर x साइन y, ये ना होगा, बताओ बताओ यही ना होगा, और प्लस का i। अब ये कैसे निकलेगा बताओ, तो vx इक्वल टू या ui इक्वल टू क्या होता है, माइनस का vx होता है कि नहीं, CR इक्वेशन ui इक्वल टू माइनस का vx, हार्मोनिक CR इक्वेशन। इतना अगर समझ में आ गया आपको ना तो आप एनालिटिक फंक्शन बता लोगे, ठीक है ना। ui इक्वल टू माइनस का vx, तो हमें निकालना है vx, तो आप क्या निकाल लीजिए, माइनस का vx इक्वल टू माइनस का ui। तो ui कितना आया बताओ, विथ रेस्पेक्ट टू y इसको डिफ्रेंशिएट करो, तो ui कितना है, सब निकाले हैं आप, e टू द पावर x कास y, ये सब आप निकाले हैं, तो यहाँ लिख देंगे माइनस आई, बोलो e टू द पावर x कास y। क्लियर है कि नहीं बताओ, e की पावर x कॉमन कर लें, बोलो e की पावर x कॉमन कर लेते हैं, तो साइन y माइनस का i कास y, माइनस का i कॉमन कर लें, है ना, माइनस का i कॉमन कर लेते हैं, माइनस का i कॉमन कर लेते हैं, तो मालूम क्या मिल जाएगा, e टू द पावर x तो बाहर पड़ा है, बोलो तो यहाँ से कास y प्लस का और माइनस का i कॉमन किया, ठीक है, तो माइनस का 1/i साइन y, यही ना, बोलो, और ये माइनस का 1 मतलब i स्क्वायर, तो ये मालूम क्या हो जाएगा, माइनस आई e टू द पावर x और कास y और प्लस का i स्क्वायर अपान i मतलब i साइन y, और कास थीटा प्लस i साइन थीटा e टू द पावर i थीटा, तो माइनस का i e टू द पावर x e टू द पावर i y, तो माइनस i e टू द पावर x प्लस i y माइनस i e टू द पावर z। आ गया कि नहीं फंक्शन हो, ये किसका वैल्यू आया अभी, एफ डैश जेड का वैल्यू आया, है ना। देखो एफ डैश जेड का वैल्यू आया, तो एफ जेड इक्वल टू इंटीग्रेट, ये ना करोगे इंटीग्रेट। अब इंटीग्रेट कैसे करोगे, देखो यहाँ पे तो माइनस आई रहेगा, e टू द पावर जेड का इंटीग्रेशन e टू द पावर जेड हो जाएगा प्लस बाई कॉन्स्टेंट, देखो एफ जेड आ गया, मिल गया आपको एफ जेड। जो एफ जेड आप लाए थे वो 5-1 5-2 करके वो ऐसे भी आ गया, ये भी आप अपने एग्जाम में यूज कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी, ये भी नियम नोट कर लीजिए। अब एक और नियम बताते हैं आपको, देखते हैं कब तक नहीं आता है ना, आ जाएगा, बड़े आराम से आ जाएगा, और जो क्वेश्चन बता रहे हैं वह आएगा एग्जाम में, इधर उधर कुछ नहीं जाने वाला। ठीक है ना भैया, हर तरीके से हर एंगल से आप उसको चेक करते रहिएगा, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, कहाँ कहाँ से सॉल्व हो सकता है। ठीक बेटा, क्लियर है, ठीक, चलो
अब ध्यान दीजिए आगे, अब इसको एक और नियम से ना बिठा दे, सब ना समझ भी गए होंगे, इसका छोटा अपना कर भी लेगा। अब देखो वही चीज़ यू एक्स वाई दिया है, e टू दी पावर x साइन वाई दिया है आपको, आपने यू एक्स निकाला मतलब विथ रिस्पेक्ट टू x e टू दी पावर x साइन वाई ही आया ना, और आपने यू आई भी निकाला e टू दी पावर x कास वाई आ गया, है ना। अब हमको भी निकालना है, अब हम भी निकाल के u प्लस आई भी करके तभी एफ जेड निकाल लेंगे। अब कैसे जाएंगे, एग्जैक्ट वाले से जाते हैं। देखो कैसे, आप क्या करेंगे, डी भी लिखिएगा। अब देखो तरीका भी जान लीजिए, डे भा भी अपान डे भा एक्स डी एक्स और डे भा भी अपान डे भा वाई डी वाई, ठीक है। आगे देखिए, तो डे भा भी अपान डे भा एक्स, तो यू एक्स इक्वल टू भी वाई और यू आई इक्वल टू माइनस का भी एक्स, तो जहाँ भी एक्स वहाँ माइनस का यू वाई छाप दो, तो माइनस का डे भा यू अपान डे भा वाई और डी एक्स, और जहाँ भी वाई है वहाँ क्या लिख दो यू एक्स, मतलब डे भा यू अपान डे भा एक्स और डी वाई। क्लियर हुआ है ना। अब कुछ नहीं करना है, सब पता है आपको, डे भा यू अपान डे भा वाई ई टू दी पावर एक्स कास वाई और डी एक्स, ठीक है बेटा, एम डी एक्स देखो हो गया, और प्लस डे भा यू अपान डे भा एक्स ई टू दी पावर एक्स साइन वाई डी वाई। देखो ये चेक कर सकते हो ना, एग्जैक्ट है, एकदम गारंटी एग्जैक्ट रहता है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप चेक भी कर सकते हो। क्या करते हैं, यम को विथ रिस्पेक्ट टू वाई और यन को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर देंगे, दोनों बराबर आ जाएंगे, तो ये एग्जैक्ट है। बट आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, क्यों मालूम है, क्योंकि यह थ्योरम है, इस थ्योरम में प्रूव भी करा सकता हूँ आपको कि अगर फंक्शन एनालिटिक है ना, फंक्शन अगर एनालिटिक है और उसका u दिया है और v अगर आप निकालते हैं ना, तो कन्फर्म है कि वो जो है जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनता है वो क्या बनता है, एग्जैक्ट ही बनता है, गारंटी एग्जैक्ट बनेगा, तो ये एग्जैक्ट रहेगा कन्फर्म, आपको चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और आप चेक करेंगे तब भी आपको एग्जैक्ट मिलेगा, ठीक है। लेकिन एग्जाम में से आप उसको नहीं चेक करना स्टार्ट करेंगे एग्जैक्ट है कि नहीं, या सोचेंगे कि एग्जैक्ट है कि नहीं है, तो सोचना नहीं है, एग्जैक्ट वो रहबे करेगा कन्फर्म, ये मेरे कहने का मतलब। तो एग्जैक्ट है, आप चेक भी कर सकते हैं और जो है विदाउट चेक भी आप आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, अब ये हो गया, जब ये एग्जैक्ट है तो कैसे सॉल्व करेंगे, हेंस ऐसे लिख दीजिएगा, गिवन दस एबव डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट, वो एग्जैक्ट रहेगा बाय थ्योरम भी, और आप चेक करके भी देख सकते हैं। हेंस सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, भी बराबर इंटीग्रेट कर देंगे ना, डी भी का भी बराबर इंटीग्रेशन यम डी एक्स, तो माइनस ई टू दी पावर एक्स कास वाई, है ना, और डी एक्स, यही ना बेटा, और प्लस विच इज फ्री फ्रॉम एक्स, साफ यन यही है ना, यन का वह टर्म जो एक्स से फ्री हो, एक का टर्म है उसमें एक्स है ई के पावर एक्स के रूप में, तो कहानी खत्म। तो प्लस का सी आइए इधर, तो भी कितना आ गया, अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, बट कीपिंग वाई एज अ कांस्टेंट, मतलब इस कास वाई से कोई मतलब नहीं, वो कांस्टेंट के रूप में पड़ा रहेगा, तो ई के पावर एक्स का, तो ई के पावर एक्स कास वाई और प्लस का सी, भी मिल गया, देखो भी ऐसे ही मिल गया आपको, है ना। और जब भी मिल गया, वहाँ देखो मैं भी निकाला हूँ, सी माइनस ई के पावर एक्स कास वाई लिखा हूँ मैं, आई कॉमन करके, है ना। अब देखो, अब एफ जेड क्या होगा, एफ जेड यू प्लस आई भी, लो एफ जेड निकालता हूँ, यू प्लस आई भी, यू कितना है, ई के पावर एक्स साइन वाई प्लस आई, और भी देखो भी है सी माइनस ई के पावर एक्स कास वाई, ठीक है ना। अब देखो वही कहानी वही है, आप देखो ई के पावर एक्स साइन वाई और प्लस का आई सी को नया कांस्टेंट सी डैश कर दो, कोई दिक्कत, नया कांस्टेंट सी डैश कर दो, और माइनस का आई ई टू द पावर एक्स कास वाई, बेटा वही कहानी। आप जो है यहाँ से माइनस आई, इन दोनों में से माइनस आई कॉमन कर लीजिए, ई के पावर एक्स कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ से मिलेगा कास वाई, और यहाँ से प्लस आई साइन वाई मिल जाएगा, और प्लस का सी डैश, देखो माइनस ई के पावर आई ई के पावर एक्स ई के पावर आई वाई प्लस का सी डैश मीन्स माइनस आई टू द पावर जेड प्लस का सी डैश, मिल गया। इससे भी ये भी छाप लीजिए, देखिए ये भी एक तरीका है आपके पास। तब मुझे नहीं लगता कि आपको समस्या होनी चाहिए, आप हर तरीके से 3 नियम बता दिए आपको, 3 तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, अब कुछ छिपा नहीं है आपसे, है ना। और अच्छा आप ये भी देख लिए कि u दिया है,
भी निकालना है तो भी निकाल लेंगे, फंक्शन भी निकाल लेंगे। मिलनेस थॉम्सन से एफजेड तो डायरेक्टली मिलवे करता है, लेकिन उस एफजेड को अगर हम तोड़ेंगे तो वहाँ से भी दिखाई दे सकता है। हाँ, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कहीं कहीं पे। बट आपके पास 3 नियम है, किसी तरीके से आप ऑपरेट कर सकते हैं।